हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक, तो इसी सर्किट को आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो, जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉपिक, वो होने वाला आपका एसी ब्रिज। तो आपके सिलेबस में देखो दो ब्रिज हैं आपका, एक मैक्सवेल ब्रिज है और एक शेयरिंग ब्रिज है। ठीक, इसका आप जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म देखोगे, आप बीएससी पार्ट सेकंड में देखोगे। ठीक, वहाँ पर आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे, मैक्सवेल ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज। ठीक, दोनों एसी ब्रिज होते हैं आपके। और एसी ब्रिज का मतलब ये है कि अल्टरनेटिव करंट के द्वारा जिसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट के साथ। तो अगर एक चीज़ मैं बताऊं, देखो जो भी एसी ब्रिज होता है वो आपका वो बीटस्टोन ब्रिज पर, ठीक है, जनरली बीटस्टोन ब्रिज पर वो बेस्ड होता है। यानी इसका जो प्रिंसिपल होता है ज़्यादातर एसी ब्रिजों का, वो आपका बीटस्टोन ब्रिज होता है। ठीक, जो आपने लास्ट ईयर किया होगा। ठीक, बीटस्टोन ब्रिज जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वही है। पहले आप एसी ब्रिज के बारे में समझ लो कि एसी ब्रिज क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो एसी ब्रिज में होते क्या है कि चार एम्पिडेंस होते हैं आपके। ठीक है, जिनको मैं आपको दिखा देता हूँ इस सर्किट के फॉर्म में लगा के। ये आपका होता है Z1। ठीक, मान लो यहाँ लगा देता हूँ आपका Z2। दूसरा एम्पिडेंस ये आपका Z3। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा डायग्राम ऐसा ही आप भाई थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक, ये आपका एसी सोर्स है कोई, ये A B C D। बीच में देखो आप गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, डिटेक्टर होता है। ठीक है, आपको ये करने को मिलेगा पार्ट सेकंड में जब आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सेटअप होता है एसी ब्रिज का। ठीक, एसी ब्रिज का एक पार्ट होता है, ये समझ लो। यानी ज़्यादातर जितने भी एसी ब्रिज होंगे आपके सिलेबस में, दो हैं, मैक्सवेल और शेयरिंग, वो बीटस्टोन ब्रिज पर काम करते हैं। किस पर? बीटस्टोन। ठीक, तो एसी ब्रिज में क्या होता है, हम इसमें चार इम्पिडेंस होते हैं, Z1 Z2 Z3 Z4। ठीक, और इसमें हम एक एसी सोर्स लगाते हैं। तो होता क्या है कि इसकी हम बैलेंस कंडीशन को देखते हैं कि इस जो एसी ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में कब होगा। ठीक है, तो ये जो बैलेंस कंडीशन में जैसे बीटस्टोन ब्रिज होता था, बीटस्टोन ब्रिज क्या होता था कि बी और डी जो है इसके, ठीक है, इसमें क्या हमारे वोल्टेज पास नहीं होगा, यानी इसके अक्रॉस करंट पास नहीं होगा, वोल्टेज नहीं, इसके अक्रॉस, यानी बी डी जो सर्किट होगा, मान लो ये जो आर्म है हमारी, इसमें से क्या ना हो करंट इसके अक्रॉस करंट पास नहीं होगा। ठीक है, बीटस्टोन ब्रिज में आप ऐसे देखते थे, यहाँ पर क्या होता है, ये डिटेक्टर लगा होता है। ठीक है, तो इस डिटेक्टर के अक्रॉस कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो वो हम क्या बोलेंगे कि जो एसी ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में है। ठीक, तो इसकी जो बैलेंस कंडीशन होती है, वहाँ पर बैलेंस कंडीशन होती थी कि इस आर्म में कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि बीटस्टोन ब्रिज आपका रेजिस्टेंस बेस्ड होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका R1 होता है, जैसे मान लो ये R2, ये R3 R4, तो क्या होता है R1/R2 इक्वल टू R3/R4 भी उसकी बैलेंस कंडीशन ये थी। इसकी बैलेंस कंडीशन होती है आपकी Z1/Z3 और Z2/Z4। ठीक है, यानी जो डिटेक्टर वाली आर्म है इसमें से क्या होगा, कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो हम वह क्या बोलते हैं कि बैलेंस कंडीशन है इस एसी ब्रिज की। ठीक है, तो इसी पर ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैक्सवेल ब्रिज इसी पर, यही से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज को। तो सिंपली बस इतना ही है, आपका बैलेंस कंडीशन आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। तो आप एग्जाम में भी पूछा गया था मैक्सवेल ब्रिज लास्ट ईयर। ठीक, अब देखो जो मैक्सवेल ब्रिज है आपका, इसका काम क्या है। देखो मैक्सवेल ब्रिज में हम क्या करते हैं, कोई भी इंडक्टेंस होता है, ठीक है, कोई भी इंडक्टेंस का हम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्सवेल ब्रिज का यूज करते हैं। कोई भी इंडक्टेंस हो उसका हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल ब्रिज। ठीक है, तो मैक्सवेल ब्रिज का सर्किट क्या होता है वो मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ कि मैक्सवेल ब्रिज में किस तरीके से सर्किट का अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक, तो सेम इसी तरीके से होता है, बस इम्पिडेंस में क्या क्या ले जाता है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा, एक मिनट,
ये आपका बी, सी, ये डी हो गया। यहाँ कोई एसी सोर्स है मेरा, ठीक है, एसी सोर्स लगा दिया हमने कोई। और हम क्या करते हैं, मान लो ये आपका L1 है, ये इंडक्टेंस है ना, ये R1 है आपका, ये R2, ये R3, ये R4, ठीक है। और इसके पैरेलल में हम कैपेसिटेंस ऐड करते हैं C4 से लगा दो, C से एजोरिस, ठीक, बीच में लगा देते हैं आपका डिटेक्टर, ठीक। ये होता है इसका सेटअप मैक्सवेल ब्रिज का, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लगाया है, यहाँ पर मान लो हेडफोन भी यूज़ किया जाता है ना डिटेक्टर के लिए, हेडफोन, ठीक। अब देखो ध्यान से होता क्या है इसमें, हम क्या करते हैं, जो इस आर्म में आपको दिख रहा होगा, ए बी आर्म में जो मैंने ये इंडक्टेंस लगाया है सीरीज, ठीक है, सीरीज में लगाया है, जो R1 के साथ सीरीज में लगाया है, जो है L1 इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं इसमें मैक्सवेल ब्रिज में, ठीक। अब देखो इस मैक्सवेल ब्रिज सर्किट को हम देखो क्या बोल सकते हैं, LC ब्रिज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दोनों का यूज है, इसका मतलब इसको LC ब्रिज भी बोला जा सकता है, ठीक, पहला। दूसरा नंबर ये है, देखो जो इंडक्टेंस आपने जिस आर्म में यूज किया है, ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन होती है इसकी कि जो L1 होगा वो R1 के साथ सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और जो कैपेसिटेंस हम ये यूज करेंगे वो इसके पैरेलल में यूज करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी बैलेंस कंडीशन के लिए, क्या बैलेंस कंडीशन के लिए हम इसकी सर्किटरी को इसी तरह ऐड करते हैं, इसका ये सीरीज के साथ, इसका पैरेलल के साथ, ठीक है, ये। और ये और बात है इम्पोर्टेंट कि जिस आर्म में हमने जो इंडक्टेंस लगाया है उसके अपोजिट वाली आर्म में ही कैपेसिटेंस यूज होता है। अगर इस आर्म में मैं अगर इंडक्टेंस यूज करता तो इसके अपोजिट ये हमको लगाना पड़ता, ठीक है। ये हमारे R2 R3 आपके स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हैं। और देखो ये जो R4 है ये आपका बेरिंग, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी ये वेरी कर, हम इसकी वैल्यू को वेरी कराते हैं। जब आप करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, वेरी कराते हैं, ठीक है। तो ये वेरी कराते हैं इसकी वैल्यू को, R4 ये वेरिएबल इंडक्टेंस है आपका, तो ठीक। तो ये आपका यहाँ पर है। तो देखो आपको जो इसमें लिखना है, जो मैंने आपको बताया आपको इसमें लिखना है, ठीक है, कि हमने आर्म AB में इंडक्टेंस को सीरीज के साथ R1 के साथ सीरीज में L1 को कनेक्ट किया है, ठीक है। फिर लिखना है आपको कि आर्म BC में हमने R2 स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक, एंड इन आर्म AD वी कनेक्टेड R3 स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक। और हमने जो CD आर्म में इसमें क्या किया है, हमने C4 को पैरेलल में R4 के साथ कनेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें। और BD आर्म में हमने हेडफोन या डिटेक्टर को लगाया है, ठीक है, ये आपको बताना है, ये सारी चीज़ें लिख देनी है, ठीक। अब यहाँ से देखो क्या होता है, अब मान लो ये चीज़ें कनेक्टेड हैं, ये जो स्टार्टिंग होती है ध्यान रखना, ये बैलेंस कंडीशन से इसकी स्टार्टिंग होती है, यानी बैलेंस पहले से होता है उसी तरीके से ये इसका अरेंजमेंट किया गया है, ठीक। ये आपका, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द ब्रिज इज अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है, जिस तरीके से फिगर में दिख रहा है आपको अरेंज किया गया हमने इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो पहले ये हमारा क्या, देखो यहाँ पर ये Z1 है, इसका मतलब ये Z1 की इक्वल, ये Z2, ये Z3 के इक्वल है, ये Z4 की इक्वल है, ठीक है। तो Z1 क्या हो जाएगा आपका, देखो Z1 हो जाएगा आपका R1 प्लस इंडक्टेंस को सीरीज के साथ कनेक्ट किया है ना, तो इसलिए मैंने Z1, ठीक है, सीरीज में है। तो R1 प्लस L1 का मैंने आपको बताया था रेक्टेंस कैसे लिखते हैं, जी ओमेगा L1, ये हम पहली बात कर चुके हैं। तो L1 को रेक्टेंस कैसे लिखा जाता है, जी ओमेगा L1। और आपका C4 का कैसे लिखूँगा, 1/जी ओमेगा C4, ठीक है, इसका रेक्टेंस हम ऐसे लिखते हैं। तो R1 प्लस जी ओमेगा L1 फर्स्ट इक्वेशन। Z2 क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड R2 के इक्वल हो जाएगा, Z3 आपका R3 के इक्वल हो जाएगा। Z4 देखो, अब देखो Z4 को निकालना है, तो 1/Z4, क्यों मैंने 1/Z4 किया है, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये ऐसे निकालते हैं ना। तो ये हो जाएगा 1/R4 प्लस 1/, ये हो जाएगा C4 को कैसे लिखेंगे, 1/Z ओमेगा C4, ये लिखेंगे ना, ठीक, ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो 1 + J ओमेगा C4 अपॉन ये
R4 ऐसे, ठीक है, 1/Z4 जी। अब देखो ध्यान से, Z4 को ऊपर ले जाऊँ, Z4 को ऊपर ले जाऊँगा तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना। चलो बाद में ले जाते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। तो 1/Z4 इजिकल टू R4 LCM, तो 1 + J ओमेगा C4 R4 ये हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ से अब Z4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R4/1 + J ओमेगा C4 R4, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, इसकी बैलेंस कंडीशन पर चलते हैं, ठीक है। नाउ बैलेंस, अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन डाल देना, अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है, बैलेंस की ब्रिज कंडीशन होती है आपकी Z1/Z2 इक्वल टू Z3/Z4। Z1 की वैल्यू क्या थी आपकी, R1 + J ओमेगा L1, Z2 R2 था, Z3 R3 था। इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, हाँ देखो ये था आपका R4/1 + J ओमेगा C4 R4, यही था ना, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो अब क्या करेंगे, देखो ये ऊपर जाएगा तो R1 + J ओमेगा L1, R2 का इसमें डिवाइड लग जाएगा, इसमें डिवाइड लग जाएगा, जो हो जाएगा आपका R3 1 + J ओमेगा C4 R4 इंटू R4, ठीक है। अब R4 का भी डिवाइड कर दो इधर उधर, तो R3 का पहले मल्टीप्लाई कर दो, R3 प्लस R3 इसमें मल्टीप्लाई होगा J ओमेगा C4 R3 इंटू R4 हो जाएगा। तो R3 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, अब डिवाइड कर दिया R4, डिवाइड कर दिया R4, ठीक। ये आपका हो जाएगा R1/R2 प्लस J ओमेगा L1/R2, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है वो हमको, अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये रियल पार्ट इसका, इधर का ये रियल पार्ट है, तो हम यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, हम इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली, ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली, ठीक। बी गेट क्या मिलेगा, देखो R1/R2 जो है वो आपका R3/R4 के इक्वल, एंड जो आपका ये ओमेगा R1/R2 जो है वो आपका ओमेगा, देखो R4 से R4 कैंसिल, तो ओमेगा C4 R3 के इक्वल, कैंसिल इससे ये। तो यहाँ से जो R1 अगर मुझको कैलकुलेट करना है तो वो क्या आएगा आपका R3/R2/R4, ये यहाँ इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, R1 निकाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ से अगर मुझको इंडक्टेंस निकालना है तो L1 अगर मुझको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, R2 R3 C4। तो आपको दिख रहा होगा कि जो दो ये दिख रहे हैं आपको R4 और ये C4, ये दो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। यानी इन दोनों की हेल्प से ही हम L1 और R1 निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से ही निकाला जाता है आपका R4 एंड C4। तो यही कैलकुलेट की जाती है, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाती है, जो हम वेरी कर रहे हैं ना, तो जो वेरी कर रहे हैं उसी को हमको कैलकुलेट करना होता है कि मिनिमम साइड वो कहाँ पर दे रहा है, जब आप करोगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो बाई वेरिंग R4 एंड C4 द टू कंडीशन, ठीक है, ये दो कंडीशन होती हैं, टू कंडीशंस कैन बी सेटिस्फाइड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। तो इक्वेशन कैन, इसको मान लो कुछ भी इक्वेशन दे दो, अभी तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कैन यूज्ड टू कैलकुलेटेड L1 एंड R1, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, इनको कैलकुलेट करने के लिए हम R4 और C4 की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से अगर पावर फैक्टर निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो द पावर फैक्टर कैन बी रिटन एज, देखो कॉस पाई क्या हो जाएगा आपका R1/mod(Z1), ठीक है। तो R1/mod(Z1) क्या हो जाएगा, R1 प्लस ये Z1 क्या था आपका J ओमेगा L1, ये था, सॉरी
Z1 क्या था आपका R प्लस जी ओमेगा L1 Z1। अब इसका अगर आप मॉड निकालोगे तो मॉड क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस जी ओमेगा L1 का होल स्क्वायर, ये हुआ ना। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस जी ओमेगा L1 का होल स्क्वायर, सॉरी ये। तो ये हम देखो पहले निकाल चुके हैं, कोई कहे कि R1 अपन मोड Z1 क्या होता है, ये हम पहले निकाल चुके हैं, तो बस वैल्यू यहाँ से पुट किया हमने, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर कैन बी रिटर्न है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।